अच्छा भाई। सेकंड अभी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? मेरी स्लाइड शेयर हो रही है? अच्छा भाई, लास्ट क्लास में हमने पेट्रोलियम के टॉपिक पे रोका था। ऑलरेडी हमारे क्योंकि 2-3 लेक्चर मिस हैं बारिश की वजह से, और फिर मुहर्रम के ऑफ हो गए थे, तो ज़रा अब हमने स्पीड बढ़ानी है। लास्ट एक चैप्टर हम वैसे कर चुके हैं हाइड्रोजन का, और चैप्टर नंबर 6 जो है हमारा, उसमें हमने 2 बड़े टॉपिक कंप्लीट किए थे, 3 बड़े टॉपिक कंप्लीट किए थे, होमोलोगस सीरीज और पॉलीमराइजेशन और पायरोलिसिस। ठीक है, और अब हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो पेट्रोलियम था। अच्छा, मीनवाइल मैंने आपको ग्रुप पे हैंड आउट भेजा था जिसमें मैंने आपको क्रैकिंग का टॉपिक का हैंड आउट दिया है। हेलो हेलो। अच्छा भाई, तो क्रैकिंग के टॉपिक का मैंने आपको हैंड आउट दे दिया है, वो आप हैंड आउट से याद कर लें, उसको कॉपी पे स्टेपल कर दें प्रिंट निकाल के, या फिर उसको लिख लें कॉपी पे याद करके, ये सब आपकी चॉइस है, पर वो आपको उस हैंड आउट में से याद करना है। उसमें एक और टॉपिक नेचुरल रिसोर्सेज का जो मैं आज डिस्कस करूंगा। हाँ, वो एक ही है, पायरोलिसिस और क्रैकिंग एक ही है। जी जी, सेम है सेम है। अभी वो क्रैकिंग वाली शीट भी मैं खोल लूंगा थोड़ी देर बाद इस टॉपिक के बाद, तो फिर मैं और बता दूंगा आपको, आप परेशान ना हो। खैर, अच्छा, ये जो टॉपिक हमारा चल रहा है पेट्रोलियम का, ये जो पेट्रोलियम का टॉपिक है, ये भी आपको हैंड आउट से करना है, और ये हैंड आउट मैं आपको आज या कल भेज दूंगा, वो क्रैकिंग वाले में नहीं है ये। ठीक है, चलें। तो मैं अब टॉपिक शुरू करने लगा हूँ। पेट्रोलियम का टॉपिक है, 4 नंबर में ये भी आता है, शॉर्ट में, लॉन्ग में तो नहीं आया आज तक। यहाँ तक कोई बात आपने पूछनी है, कोई मसला है तो बताएं। अच्छा भाई, तो कहानी शुरू यहाँ से है कि हमारी गाड़ियों में जो फ्यूल डलता है, अमीन, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये जिस तरह लिखा हुआ है स्लाइड पे, इसी तरह लिखना है आपने। कॉपी खाली नहीं छोड़नी, वरना आपको याद ही नहीं रहेगा कुछ। तो जो आपको स्लाइड पे दिख रहा है यही लिखना है, और उसके बाद में जब मैं हैंड आउट सेंड कर दूंगा तो वहाँ से 3 टॉपिक ऐसे हैं जो आपने इस चैप्टर में हैंड आउट से करने हैं: क्रैकिंग, नेचुरल रिसोर्सेज जो मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा, और पेट्रोलियम। ठीक है, बाकी सारा जो कुछ लिखा दिया मैंने। 3 टॉपिक हैं जिनके मैं हैंड आउट्स दे रहा हूँ आपको अलग से, वो आपको खरीदने में अभी फिलहाल कुछ नहीं करना, बस मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप पे, आप प्रिंट आउट निकाल लेना उसको। अच्छा जी, अब पढ़ा लूँ मैं? हाँ भाई, तो कहानी मैंने शुरू कहाँ से की थी कि हमारे पास गाड़ियों में जो फ्यूल डलता है वो कहलाता है गैसोलीन। ठीक है, उसको घर वाले पेट्रोल कहते हैं, आपको पता है, हमारे आपके भी, पर उसका सही नाम है गैसोलीन। गैसोलीन जो होता है
वो अल्केन का मिक्सचर होता है फ्रॉम 5 कार्बन टू 8 कार्बन, ठीक है, पेंटेन से लेके ऑक्टेन तक। और इतना भरोसा तो अब मुझे हो गया कि आपको अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और उनका फॉर्मूला और नाम शाम सब आता होगा, ठीक है। तो पेंटेन 5 कार्बन, ऑक्टेन 8 कार्बन, ठीक है। 5 कार्बन से लेके 8 कार्बन तक का मिक्सचर है, पेंटेन भी है, हेक्सेन भी है, हेप्टेन भी है, ऑक्टेन भी है। अब मसला ये है कि जो नेचर हमें ऑयल प्रोवाइड कर रही है उसको बोलते हैं क्रूड ऑयल, और वो जमीन के नीचे है, आपको पता है, ह्यूज क्वांटिटी में, इवन समंदर के नीचे भी होगा, पर वहाँ इंसान का एक्सेस जरा टफ है। और कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी ट्राई की थी एक समंदर में खुदाई करके और क्रूड ऑयल निकालने की। बहरहाल वो फेल हो गया, पर वो इसी तरह होता है, ये एक दफ़ा फेल होता है फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट होता है। तो अगर 50 साल में भी आप कामयाब हो गए तो फिर आपकी फ्यूचर जो लोग यहाँ रहते हैं उनकी तो बेहतरी आएगी ना उनके लिए। सर वो भी करप्शन में की नज़र हो जाएगा पाकिस्तान में। तो अब क्या बात बोल रहा था मैं, हाँ सियासत में चले। तो अब मैं ये बात बोल रहा हूँ कि नेचर ने हमें ज़मीन की तहों से क्रूड ऑयल दिया है, और इतना दिया है कि आपकी सोच है, मतलब ह्यूज अमाउंट में। अब मसला ये है कि क्रूड ऑयल एज इट इज़ आपके गाड़ी के इंजन में नहीं डल सकता, आपको गैसोलीन चाहिए। जबकि क्रूड ऑयल जो है वो एक इम्प्योर मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन्स का, जिसमें लातादाद हाइड्रोकार्बन आपस में मिक्स हैं और वो सब गंदे हैं, इस्तेमाल होने काबिल नहीं है। तो क्रूड ऑयल को गैसोलीन में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को किताब डिस्कस कर रही है, जिसको पेट्रोलियम का नाम दिया गया। अब क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम वाला तक का जो सफ़र है, इसमें जो 5 स्टेप्स हैं वो आपको पढ़ाए जा रहे हैं, और बहुत हल्का हाथ रख के पढ़ाए जा रहे हैं, 0.00001% शायद। क्योंकि आप में से जो लोग इंजीनियरिंग वाले दिनों के, ये बाकायदा एक टॉपिक, ये इंजीनियरिंग का एक टॉपिक नहीं बोलना चाहिए, फील्ड है, जिसमें 4 साल तक ये लोग ये सब पढ़ के फिर वो फील्ड में जाते हैं और काम वाम करते हैं, पैसे भी अच्छे मिलते हैं इसमें। तो ये एक टफ किस्म का काम है, लेकिन किताब आपको एक हल्का सा, बहुत हल्का सा आइडिया दे रही है कि होता क्या हो। कोई ये ना समझे कि पेट्रोलियम का टॉपिक पढ़ने के बाद अगले दिन वो पेट्रोल निकालने लग जाएगा, घर के बाहर लगा हुआ है खुदाई करने, ऐसा कोई मामला नहीं। पहला जो स्टेप है इसको रिफाइनिंग बोलते हैं। अच्छा भाई, अब रिफाइनिंग में क्या होता है कि जो क्रूड ऑयल आप जमीन से निकालते हैं उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स और इम्प्योरिटीज, जैसे कि मिट्टी तो होती है, इनको सॉलिड इम्प्योरिटीज बोलते हैं। याद रखिए, हर हेडिंग में बहुत थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है, आसान आसान सा, मामूली सा। तो पहला स्टेप ये कहता है कि क्रूड ऑयल जो आपको जमीन से मिला है, आप उसमें से सॉलिड इम्प्योरिटीज अलग करेंगे, यानी कि नमक और मिट्टी आप अलग करेंगे। इस प्रोसेस को आप बोलते हैं रिफाइनिंग, और जो कंपनी ये काम करती है उसको बोलते हैं ऑयल रिफाइनरी। ठीक है भाई, जो कंपनी ये काम कर रही है वो कहला रही है ऑयल रिफाइनरी। हाँ, पाकिस्तान में जॉब्स कम है, सही बात है, पर बहरहाल दुनिया ओपन है अब तो, खैर सही तो रही कि पाकिस्तान में जॉब करें। तो जो क्रूड ऑयल आपने ज़मीन से हासिल किया उसमें से सॉलिड इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करने के प्रोसेस को आप बोलते हैं रिफाइनिंग, जिसमें से सॉल्ट्स और मिट्टी मेन है। ठीक है, सॉल्ट्स होंगे बहुत सारे और मिट्टी होगी, सॉलिड इम्प्योरिटीज जनरल वर्ड है। इस प्रोसेस का नाम रखा रिफाइनिंग। अब जब रिफाइनिंग कर ली और पता चला कि क्रूड ऑयल साफ हो गया बिल्कुल, तो नई टेंशन सामने। अच्छा, हर हर हेडिंग किसी ना किसी टेंशन का हल है, टेंशन पढ़ो उसका हल पढ़ो, फिर टेंशन पढ़ो फिर हल पढ़ो। हर हेडिंग में ये टेंशन उसका हल। अब जब साफ कर दिया क्रूड ऑयल को, तो टेंशन ये दिखी कि उसमें हंड्रेड्स की तादाद में लिक्विड आपस में मिक्स है। ठीक है, बट टेंशन क्या दिख रही है कि उसमें 100 से ऊपर लिक्विड आपस में क्या है, मिक्स है। और चैप्टर 2 में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि जब कंपाउंड आपस में मिक्स होते हैं गैसेस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, एक जैसी स्टेट में, तो फिर वो इस्तेमाल के काबिल नहीं होते। तो वो 100 से ऊपर जो लिक्विड मिक्स हैं
भले वो साफ हो चुके हैं, मिट्टी उसमें नहीं है, सॉल्ट उसमें नहीं है, पर वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है क्योंकि वो आपस में मिक्स है, उनको सेपरेट करना पड़ेगा। इनके सेपरेट करने के प्रोसेस को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। अगर मैं आपको चैप्टर 2 याद दिलाऊं तो वहां पर भी वाटर गैस में दो गैसेस हुआ करती थी, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। और कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आप गैसेस को ठंडा करेंगे तो वो एक एक करके लिक्विड बनेंगी, ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है भाई, तो इसके पीछे साइंस क्या थी कि दो गैसेस हैं, दोनों गैसेस को आप ठंडा करोगे और ठंडा करने से उनमें से एक जो है वो लिक्विड बन जाएगी और एक गैस होगी। और वो कुदरत का आपके ऊपर ये एहसान था कि उसमें हर गैस का अपना अलहदा बॉइलिंग पॉइंट होता है। और चैप्टर नंबर 2 में वो बॉइलिंग पॉइंट आपको पढ़ाए भी गए थे, ये नहीं कि हिडन रखा गया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड का -200 है और हाइड्रोजन का -252 है। तो अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट पे वो गैस से लिक्विड बनेंगे और सेपरेट होते जाएंगे। बिल्कुल यही काम यहाँ पे करना है, सिर्फ मसला ये है कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। और वजह यह है कि अच्छा, कॉम्प्लेक्स होने से आपको क्या बिगड़, आपका तो वैसे भी किसी चीज़ से नहीं बिगड़ता जहाँ बिगड़ना चाहिए, पर यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं बिगड़ेगा भाई। कॉम्प्लेक्स मेथड है तो उसके लिए जो लैब में काम कर रहा है, इंडस्ट्री में काम कर रहा है, आप तो पढ़ के जा रहे हैं, आपको क्या। फिर भी पढ़ा रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स इस वजह से क्योंकि उसमें, क्योंकि लिक्विड की तादाद 100 से ऊपर है तो उनके बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है वो बहुत माइनर है। चैप्टर 2 में डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, -200 -252 गैप है बहुत। और इतना गैप होने का मतलब यह है कि आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी कंडेंस करने में, या लिक्विफिकेशन बोलते थे इसको। पर यहाँ पे क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत माइनर है, जैसे एक का -40 तो अगले का -40.4, तो अगले का -40.9, बहुत माइनर है, तो थोड़ा टफ काम होगा। फिर भी मैं आपको समझाता हूँ कि अब करना ये होता है कि जैसे 100 आपके पास लिक्विड मिक्स हैं, तो पहले 100 के 100 को आपने एवापोरेट करवा दिया, और 100 के 100 को जब आपने एवापोरेट करवा दिया तो वो बन गए 100 के 100 आ गए गैसेस फॉर्म में। तो 100 के 100 लिक्विड थे, नेचर ने लिक्विड बनाया था उनको, पर उनको हीट करके आपने कन्वर्ट कर दिया गैसेस फॉर्म में, जिसको बोलते हैं एवापोरेशन। क्या बोलते हैं? एवापोरेशन। फिर जब सबके सब गैस बन गए 100 के 100, तो फिर आपने उनको आहिस्ता आहिस्ता ठंडा किया एक कंटेनर में। बहुत बड़ा कंटेनर तो छोटा वर्ड है, वो ह्यूज बिल्डिंग होती है, उसको फ्रैक्शनेटिंग टावर कहते हैं। और वो 9 की बुक में ड्रॉ था, आपने शायद कभी याद 9 की बुक जहन में लाए तो वहाँ ड्रॉ है। तो उस टावर में उसको आहिस्ता आहिस्ता ठंडा करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ठंडा करने से वो एक एक करके लिक्विड बनते हैं। जैसे 100 में से एक का बॉइलिंग पॉइंट आया, वो लिक्विड बन गया, 99 अभी भी गैस है। मजीद ठंडा किया, फिर एक लिक्विड बन गया बॉयल होके, मतलब कंडेंस होके, बॉयल नहीं होके, कंडेंस होके। और बाकी 98 को अलग, 98 अभी भी गैस है। और इसी तरह ये काम आप करते जा रहे हैं, टेम्परेचर कम होता जा रहा है, एक एक करके वो गैस से लिक्विड बन के सेपरेट होते जा रहे हैं और मामला आगे बढ़ता जा रहा है। और ये काम आप तब तक करेंगे जब तक सारे के सारे लिक्विड अलग नहीं हो जाते, अलग नहीं हो जाते। इस प्रोसेस को आप बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जहां पर आपको मसला हो वही सवाल फेंक देना आपने, ठीक है, वरना मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं। तो हमने सबसे पहले रिफाइनिंग करके साफ कर लिया, अब हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके उनको सेपरेट कर दिया। अब वो जितने भी लिक्विड हैं 100, 110, 150 जो भी, वो सब अब अलग हो चुके हैं। नाउ दे कैन इजिली यूटिलाइज, इस्तेमाल हो सकते हैं।
अब इन दो मसलों को हल करने के बाद नया मसला ये खड़ा हुआ कि वो जो लिक्विड थे वो सेपरेट तो हो गए, लेकिन उसमें हमारी मतलब के मॉलिक्यूल बहुत कम है। हमारी मतलब के मॉलिक्यूल थे 5 कार्बन से लेके 8 कार्बन तक वाले। ठीक है, हमारे मतलब के मॉलिक्यूल थे 5 कार्बन से लेकर 8 कार्बन तक वाले। पर नेचर आपकी मर्जी से तो नहीं चलेगी। हाँ, नेचर ने अकल जरूर दी है, पर नेचर तो नेचर है। तो अल्लाह ताला की तरफ से जो आपको फ्यूल मिल रहा है उसमें, मतलब क्रूड ऑयल मिल रहा है, उसमें 10 कार्बन की चेन भी होगी, 20 की भी होगी, 25 की भी होगी, 50 की भी होगी, 100 की भी होगी। नाउ यू हैव टू चॉइसेस। चॉइस नंबर 1 ये है कि आपको क्रूड ऑयल में सेपरेट करने के बाद पेंटेन से लेकर ऑक्टेन तक का जो मिक्सचर मिला है वो इस्तेमाल करो, और उससे हायर कार्बन की जो चेन्स हैं उनको आप समंदर में फेंक दो। चॉइस नंबर 1। आसान हो जाए तो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, अजान हो गई है, वापस बात शुरू करते हैं। तो इसका अब हमारे पास चॉइस नंबर 1 क्या थी कि हम अपनी मतलब के हाइड्रोकार्बन्स को रिटेन करें, और जो हमारी मतलब के हाइड्रोकार्बन्स नहीं है, बड़ी चेन वाले हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर दें, फेंक दें, या कहीं और इस्तेमाल करें जो गैसोलीन नहीं कहलाएगा, एंड सो ऑन। और चॉइस नंबर 2 जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, जो आम इंसान सोचेगा। चॉइस नंबर 2 ये है कि इतना ह्यूज अमाउंट में डिस्ट्रॉय करने से अच्छा ये है कि ऐसी कोई पढ़ाई करो जिससे उन मॉलिक्यूल्स को जो मतलब के नहीं है उन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करो जो मतलब के हैं, जिसको हमने आखिरी क्लास में क्रैकिंग के नाम से पढ़ा है। क्रैकिंग में ये करते हैं कि लॉन्ग चेन को स्मॉल चेन में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आपके पास कार्बन की चेन 50 कार्बन की, 80 कार्बन की, 100 कार्बन की, 20 कार्बन की, 30 कार्बन की है जो आपको नहीं चाहिए, तो आप उसको डिकम्पोज कर करके, ब्रेक कर करके अपनी रेंज में लेकर आओगे जो कि 5 कार्बन से 8 कार्बन तक की है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रैकिंग, जो ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। बाय प्रोडक्ट का मतलब इब्राहिम समझा नहीं तुम्हारी बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप क्रूड ऑयल को साफ कर चुके हैं, तमाम लिक्विड को सेपरेट कर चुके हैं, तो उसमें जो आपको आपके मतलब के मिल गए वो भी रख लिया, और जो मतलब के नहीं है उनको क्रैकिंग के थ्रू तोड़ तोड़ के उस रेंज में लेकर आना है जो आपकी रेंज है 5 कार्बन से 8 कार्बन तक की। दिस कंप्लीट फिनोमेना इज कॉल्ड क्रैकिंग। तो रिफाइनिंग, फ्रैक्चर डिस्टिलेशन और क्रैकिंग 3 बेसिक स्टेप हैं। अगले जो 2 स्टेप हैं
वो गैसोलीन की एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, गैसोलीन को बनाते नहीं है। बन तो चुका वो। कितने लोगों को ये बात क्लियर है कि तीनों वो मसले हल हो गए जो कि गैसोलीन को गाड़ी में डालने से रोक रहे हैं? गंदा था, साफ हो गया, सब मिक्स थे, सेपरेट हो गया, गैसोलीन के मॉलिक्यूल कम थे, दूसरे ज्यादा थे, और सबको गैसोलीन में कन्वर्ट कर दिया, तो अब तो बेस्ट हो गया। यार उसके लिए कंडीशंस होती हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि ये टॉपिक इतना सादा नहीं है जितना लगता है। तो इंडस्ट्री में जाहिर सी बात है उसके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कंडीशंस होती हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, सारा उसके थ्रू अचीव करते हैं। वो जो क्रैकिंग की इंपॉर्टेंस वाला हैंड आउट है उसमें थोड़ा सा इसका जिक्र है कि आप किस तरह से क्या क्या टेम्परेचर वगैरह रखेंगे तो आप गैसोलीन के करीब पहुंचे। तो बिल्कुल हो जाता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन पढ़ाई है, जाहिर सी बात है वो पढ़ाई है, और वो पढ़ाई वो लोग पढ़ते हैं जिनका कंसर्न होता है, वो पढ़ते हैं, पेट्रोलियम वाले पढ़ते हैं। अच्छा जी। तो जैसे मैंने कहा कि आपको आपके मतलब का प्रोडक्ट मिल गया है और अब वो इस्तेमाल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और वो होता है। तो अगले जो 2 स्टेप हैं वो इस नियत से पढ़ें कि ये गैसोलीन की एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, उसकी फॉर्मेशन में कोई रोल प्ले नहीं करेंगे, बन तो चुका। जल्दी से ये स्लाइड कॉपी करें जिन्होंने नहीं की, एज इट इज कॉपी करनी है। चले भाई, सबने कॉपी कर लिया। अब स्टेप नंबर 4 पे आते हैं। स्टेप नंबर 4 ये बोलता है कि भाई क्या कर रहे हो, जल्दी लिखो। 4 लाइनें हैं नहीं, एक इनके छपाई पेपर में ऐसे कर रहे हो, करते हो तबाहियां मचा दे तुम लोग।
अच्छा भी अब आते हैं रिफॉर्मिंग। देखो अब रिफॉर्मिंग ये बोलता है कि मिसाल के तौर पे 5 कार्बन से 8 कार्बन तक हमारा सिलेबस है। सिलेबस तो नहीं बोलना चाहिए, गैसोलीन है, तो गैसोलीन में हम 5 कार्बन से समझाता हूँ। अब 5 कार्बन को दो तरह से जोड़ के दिखाया है मैंने, ठीक है। 5 कार्बन को दो तरह से मैंने आपको जोड़ के दिखाया, और कुछ इंफॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की है। पहले जब मैंने 5 कार्बन को जोड़ा है तो उसमें आपको खास बात ये दिख रही है कि उसके दो एंड्स हैं, दो सिरे। और दूसरा जो मैंने 5 कार्बन को जोड़ा है थोड़ी ड्राइंग बनाकर, उसमें आपको ये दिखाने की कोशिश की है मैंने कि इसमें 3 एंड्स हैं, 3 सिरे हैं। एंड्स या सिरे जिसके बाद कुछ ना हो। आप सबको ये दिख रहा है? किसी को मसला हो तो बताना। पहले वाले में 2 एंड्स हैं, दूसरे वाले में 3 एंड्स हैं। अच्छा, जहां पे 2 एंड्स होते हैं उसको बोलते हैं नॉर्मल चेन, नॉर्मल चेन। और जहां पे 2 से ज्यादा एंड्स होते हैं उसको बोलते हैं ब्रांच चेन, ब्रांच चेन। हमारा टॉपिक जो मैं यहाँ पर पढ़ाना चाह रहा है वो ये पढ़ाना चाह रहा है कि जब दोनों की कंबस्टन हम करते हैं, नॉर्मल की भी और ब्रांच की भी जलाते हैं, कंबस्टन मतलब जलाना, तो जो एनर्जी बनती है वो एक जैसी नहीं होती, बल्कि जो नॉर्मल से एनर्जी मिलती है वो कम मिलती है और ब्रांच से जो एनर्जी मिलती है वो ज्यादा होती है। तो अब कंपनी की जो ओनर है उसको एक नई टेंशन हो गई। गैसोलीन तो उससे बना लिया, 5 कार्बन से 8 कार्बन तक चाहिए था, मिल गया। पर एक नई टेंशन खड़ी हो गई उसको, और नई टेंशन ये खड़ी हो गई कि जो नॉर्मल चेन मॉलिक्यूल है अल्लाह ताला की तरफ से है, वो तो जाहिर सी बात है नॉर्मल भी है ब्रांच भी है, अल्लाह ने बनाए दोनों तरह के स्ट्रक्चर। तो जो नॉर्मल है वो कंबस्ट होके कम एनर्जी दे रहे हैं, और जो ब्रांच है वो कंबस्ट होके ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं। तो मैंने आपसे ये कहा कि नेचर से लड़ तो नहीं सकते, पर नेचर की दी हुई अकल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंपनी के ओनर ने अपने चीफ केमिस्ट को बुलाया, चीफ इंजीनियर को, और उसको बोला भाई ये तो बड़ा मसला है, नॉर्मल चेन वाले कम एनर्जी दे रहे हैं, ब्रांच वाले ज्यादा दे रहे हैं, और ये तो कुदरत की तरफ से जमीन से आ रहे हैं। तो अगर हम इस पे भरोसा कर लें, तो अगर नॉर्मल वाले हमारे गैसोलीन में ज्यादा हुए और ब्रांच वाले कम हुए तो जो एनर्जी मिलेगी वो कम मिलेगी। तो कुछ ऐसा काम करो कि एनर्जी ज्यादा बने। यानी कि इनडायरेक्टली वो कहना चाह रहा है कि नॉर्मल मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करो ब्रांच मॉलिक्यूल में, जो कि एन वो थिंकिंग है जो एक आम इंसान के जहन में आएगी। इसके लिए पढ़ा लिखा होना तक जरूरी नहीं। तो रिफॉर्मिंग ये कहता है कि गैसोलीन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए नॉर्मल चेन मॉलिक्यूल को ब्रांच चेन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करो। जितने ज्यादा नॉर्मल मॉलिक्यूल कम होते जाएंगे, ब्रांच बढ़ते जाएंगे, गैसोलीन की एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं ऑक्टेन नंबर। जितने ज्यादा ब्रांच वाले मॉलिक्यूल होंगे, कंबस्टन पे उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी, और उतना हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहलाएगा उतना हाई ऑक्टेन नंबर है। तो ग्रेटर द ऑक्टेन नंबर, greater will be branch molecules, lesser will be normal molecules, and the phenomena or process is called reforming. So reforming is the conversion of normal molecules into branch molecules to increase the efficiency of gasoline, यानी कि ऑक्टेन नंबर। अब अगर आप थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज रखते हैं, जो कि रखते होंगे आप, वो लंबा सवाल आया तायर का, पढ़ लूं पहले। नहीं, सारे सिंगल बॉन्ड है ना, अल्केन है ना सारे ताहिर। अल्केन में सिंगल बॉन्ड होते हैं। हाइड्रोजन तो मैंने नहीं लगाए ना, हाइड्रोजन तो आप लगा ही लेते हैं। सारे बॉन्ड सिंगल दिखाए ना मैंने। अल्केन में सिंगल बॉन्ड तो होते हैं, कहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है? क्या कहना चाह रहा है? इतना लंबी कहानी लिखी, समझ रहा है? दोनों अल्केन है ना यार। अल्कीन कहाँ से आ गया? अल्कीन तो डबल बॉन्ड बनाता है, यहाँ कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या? समझ रहा है? ठीक है अमीन, मैंने टॉपिक शुरू इसी से किया था यार, तुम दिल तोड़ दे तो खुदा की कसम। आज की पढ़ाई शुरू इसी से बात से की है कि अल्केन जो पेट्रोल होता है, गैसोलीन, वो अल्केन का मिक्सचर है, 5 कार्बन से लेके 8 कार्बन तक। 40 मिनट के बाद पूछ रहा है सर ये अल्केन पेट्रोल होता है? नहीं कर यार, सही है। तो पेट्रोल यानी कि गैसोलीन अल्केन का मिक्सचर है, 5 कार्बन से 8 कार्बन, सही है जनरल। अब अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है तो आपको पता है कि वो गैसोलीन जो हमारी गाड़ियों में डलता है, गरीबों की गाड़ियों में, वो 105 रुपए का होता है। और जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में डलता है 80 लाख 90 लाख रुपए वाली गाड़ियों में, उसको हाई ऑक्टेन कहते हैं, और वो 130 रुपए का होता है।
तो ये जो 25 रुपए इजाफी ले रहे हैं वो इस वजह से तो ले ही रहे हैं कि वो लोग दे सकते हैं, माशाल्लाह उनके पास है ऊपर की कमाई। लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल बात इसमें है वो ये है कि वो जो 25 रुपए एक्स्ट्रा आप ले रहे हैं वो इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि आपने, आपसे मुराद है कंपनी ने रिफॉर्मिंग का स्टेप किया एक्स्ट्रा, वो 25 रुपए उसके ले रहे हैं। आप सोचो इस तरह कमाई होती है। आप ये देखो, रिफॉर्मिंग में प्लांट लगा हुआ है, अलग अलग से तो पैसे लग नहीं रहे होंगे, एक स्टेप बढ़ रहा है, उस एक स्टेप बढ़ाने से वो 125 रुपए 30 रुपए ले रहा है पर लीटर। इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी। तो गैसोलीन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमने रिफॉर्मिंग की, नॉर्मल चेन को कन्वर्ट किया ब्रांच चेन में। इस प्रोसेस का नाम हमने रखा रिफॉर्मिंग। हाई ऑक्टेन बोलते हैं उसको, 125 वाले को आपने सुना होगा हाई ऑक्टेन। हाई ऑक्टेन अब समझ में आ रहा होगा हाई ऑक्टेन क्यों कहलाता है। इसलिए कि हाई ऑक्टेन में ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है क्योंकि उसमें रिफॉर्मिंग हुई होती है। और डिपेंड करेगा बाइक का इंजन बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो चल जाएगा, वो भी कोई इशू नहीं है। नहीं, जहाज का अलग अलग फ्यूल होता है, वो ये नहीं होता। वो यहाँ पेट्रोल पंप पे क्यों मिलेगा, जहाज का फ्यूल पेट्रोल पंप पे क्यों मिलेगा। अबे भाई अमीन, तू एक दिन में एक ही ऐसी बात किया कर, एक से ज्यादा नहीं। पेट्रोल पंप पे जहाज की एनर्जी बेच रहा है, जहाज का फ्यूल बेच रहा है पेट्रोल पंप पे। सही जा रहा है, ये जहाज लेके जाएगा लेने। जहाज बोला है तुमने, खुद लिखा हुआ है ऊपर पड़ा हुआ है जहाज, ये लिखा हुआ जहाज तुम्हारे नाम से। चलो छोड़ो, बहस छिड़ रही है, पता नहीं वो तो जहाज का अलग फ्यूल होता है, वो आपको नेट से मिल जाएगा एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन क्या होती है उसकी। खैर, अच्छा जी, अब आ जाओ वापस टॉपिक पे। अब आखिरी जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं एंटी नॉकिंग। एंटी नॉकिंग यानी नॉकिंग के अगेंस्ट। इसमें भी कहानी है, कहानी सुने गौर से। कहानी ये है कि सब कुछ करने के बाद इंसान बिल्कुल खुश हो गया, बोलो यार गैसोलीन बना लिया, साफ कर लिया, क्रैकिंग कर ली, रिफॉर्मिंग कर ली, बेस्ट किस्म का फ्यूल बना लिया। ऐसा करने के बाद उसने ऑन पेपर कैलकुलेशन की कि उसको 100 जूल की एनर्जी मिलेगी एक सर्टेन अमाउंट को कम्बस करने के बाद। ठीक है भाई। फुल चौड़ा होकर उसने ना ये कैलकुलेशन भेज दी अपने अगले डिपार्टमेंट को कि भाई इतना अमाउंट बर्न करो और 100 जूल की एनर्जी मिलनी चाहिए, जरा चेक करो। अब लैब वालों ने जब चेक किया तो एनर्जी मिल रही है 95, सब कुछ परफेक्ट होने के बाद भी। अब वो फिर टेंशन में आ गया। मैंने कहा था हर हेडिंग कोई टेंशन है, अब टेंशन में आ गया, एनर्जी मिलनी चाहिए 100 जूल। चलो 99 जूल भी मिल रही है तो 1 जूल का वेस्टेज चलेगा, किसी वजह से फ्रिक्शन और ये सब हो रहा होगा, पर ये 5 जूल का वेस्टेज तो बहुत ज्यादा है। अब इस रिसर्च की कि भाई ये क्यों हो रहा है, तो पता ये चला कि सारी एफर्ट के बावजूद कुछ सॉलिड इम्प्योरिटीज ऐसी होती हैं जो रिमूव नहीं होती, लिहाजा वो आपकी कंबस्टन वाली एनर्जी को इस्तेमाल करके आपस में कोलिजन करते हैं और कोलिजन करने से साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो कि इंसानी कान से सुनाई नहीं देता। उस साउंड को बोलते हैं नॉकिंग, जो कि इंसानी कान से सुनाई नहीं दे रहा, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम रखा है नॉकिंग। इसका मतलब है 100 जूल में से 5 जूल मॉलिक्यूल खा गए, फजूल काम में खा गए, कोलिजन कर रहे हैं आपस में और एनर्जी जाया कर रहे हैं। कौन समझा उनको। तो टॉपिक हमें आ रहा है, ये क्या बोलता है, टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक ये बोलता है कि अब ये जो 5 जूल की एनर्जी जाया हो रही है, इस ये जिस फिनोमेना की वजह से जाया हो रही है उसका नाम नॉकिंग है। तो नॉकिंग को रिड्यूस करने के लिए जो केमिकल डाला जाता है, कैसे काम करता है वो डिस्कस नहीं है आपके लेवल पे। तो जो केमिकल डाला जाता है उसको बोलते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट। और जो एंटी नॉकिंग एजेंट है, ऐसा काम है टू डिक्रीज द फिनोमेना ऑफ नॉकिंग, यानी नॉकिंग के फिनोमेने को रिड्यूस करता है, खत्म नहीं कर सकता, अल्लाह का अलग का निजाम है, रिड्यूस कर सकता है। दुनिया में वेस्टेज कभी खत्म नहीं हो सकती, कम हो जाएगी। तो वो 95 जूल के बजाय 98 जूल दे देगा आपको, 98.5 99 दे देगा, बचत हो जाएगी। तो ये जो फिनोमेना है, ये जो फिनोमेना बोल रहा हूँ, ये जो एंटी नॉकिंग एजेंट का इस्तेमाल है, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि जो नॉकिंग का फिनोमेना है उसको रिड्यूस करें। और ये आपके 5 स्टेप हो गए। तो पहले आपने रिफाइनिंग कर ली,
ठीक है भाई। तो पहले स्टेप में रिफाइनिंग करके साफ कर दिया, दूसरे स्टेप में फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करके उनको सेपरेट किया, तीसरे स्टेप में उनमें लॉन्ग चेन को अपने मतलब की चेन में लेकर आया स्मॉल चेन में, चौथे स्टेप में उनमें नॉर्मल चेन को कन्वर्ट किया ब्रांच चेन में, ताकि जो एनर्जी प्रोवाइड हो रही है मिल रही है वो ज़्यादा मिले और ऑक्टेन नंबर बढ़ जाए। और पांचवें स्टेप में नॉकिंग के फिनोमेना को रिड्यूस करने के लिए एंटी नॉकिंग एजेंट इस्तेमाल कर लिया। अब आप कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो सवाल करें। नेचुरल रिसोर्सेज का एक छोटा सा टॉपिक है 5-7 मिनट का, वो टॉपिक करके लेक्चर एंड करेंगे। कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो करें, शाबाश। अब अमीन ने बोला उसकी बाइक जहाज बन जाएगी, तुम लोग उसकी बजा रहे हो। नहीं ले, हाँ जी जी कॉपी कर लें, ये बिल्कुल कॉपी कर लें। इसमें ये वाला हिस्सा कॉपी मत करें, ये तो समझाने के लिए जो मैंने बनाया है। ये वाला स्ट्रक्चर कॉपी करने की जरूरत नहीं है, तो जहन में रखें। असल ये है बस, कन्वर्जन ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूल इनटू ब्रांच मॉलिक्यूल, ये असल है। ये इससे ऊपर जो बनाया है मैंने, ये तो मैंने नॉर्मल चेन और ब्रांच चेन बताई है क्या होती है, तो ये तो कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, तो बार बार आएगी आगे भी। यार ये मुझे रीड करना पड़ेगा, इसमें कोई होता होगा कोई रेडिएशन के थ्रू कोई रिएक्शन हो जाता होगा, इस वजह से शायद मना करते हो। एग्जैक्टली कौन सा रिएक्शन होता है वो तो रीड करना पड़ेगा, गूगल पे लिखो आ जाएगा, आजकल तो जवाब मिल जाता है हर चीज़ का। लेकिन बहरहाल मैंने क्योंकि पढ़ा नहीं, इंटरेस्ट कभी डेवलप नहीं हुआ, अभी तुमने बोला है आज तो पढ़ लेता हूँ। एंटी नॉकिंग में इतना ही लिखा हुआ है जितना दिख रहा है, यही है। नहीं नहीं न्यूमेरिकल नहीं है सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में नॉट अ सिंगल न्यूमेरिकल, एक भी नहीं है, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली। हाँ तुम्हारे लिए होगा, बाज लोगों के लिए वो भी होता है। अच्छा भाई कर लिया सबने, आखिरी 5 मिनट की पढ़ाई पढ़ लें जरा यार, शाबाश। नहीं डेरिवेशन भी नहीं है, तमाम अच्छी चीजें नहीं है, लॉज, डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स, उनके रिप्लेसमेंट है, इंशाल्लाह आते जाएंगे, मैं बताता जाऊंगा। रिप्लेसमेंट्स है, अच्छी बात तो नहीं है, जाहिर सी बात है। नंबर लेना टफ है सेकेंड ईयर में, एवरेज नंबर लेना आसान है, अच्छे नंबर लेना टफ है। फर्स्ट ईयर में एवरेज नंबर लेना मुश्किल है, अच्छे नंबर लेना आसान होता है, या तो अच्छे आते हैं या बुरे आते हैं। सेकेंड ईयर का पेपर किसी को मुश्किल नहीं लगेगा, ये रूटीन पेपर होता है, पर एवरेज नंबर दिलाता है 70, 75, 80। हाँ मुश्किल तो है, पर क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर का तो पेपर हुआ नहीं, पता नहीं कितने लोगों के चिल्ले होंगे, तो सेकेंडरी सब कुछ है आपके लिए भाई। तो सेकेंड ईयर में ही हाई से हाई नंबर लेने। फिजिक्स में तो है न्यूमेरिकल, हाँ बहुत है, जबरदस्त किस्म के न्यूमेरिकल हैं फिजिक्स में, तवाई। बातों में लगा रहे हो मेरे को, बातों में समझ रहे हो, मेरे को पता नहीं चल रहा। चले जी, सेकंड स्लाइड मैंने शेयर कर लिया आपके साथ। ये एक छोटा सा टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज का, जो 4 नंबर में आता है। मैं आमतौर पर ये याद करने को देता हूँ, पर एक ओवरव्यू दे देता हूँ 5-7 मिनट का, ताकि रट्टा ना लगाएं आप। देखिए नेचुरल रिसोर्सेज का जो टॉपिक है, ये केमिस्ट्री इसमें कम है, ज़रा मेमोरी वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, याद करना है नाम शाम। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मोर देन 99% हिस्सा है वो अल्लाह ताला की तरफ से आपको अदा किया हुआ है, और जो इंसान खुद बनाता है वो बहुत कम है, ठीक ना होने के बराबर।
इवन पेट्रोलियम भी आप नोट करें तो इंसान बना नहीं रहा है, वो तो बनी हुई चीज़ है, उसको वो हासिल कर रहा है अपने मतलब की फॉर्म में। तो इसीलिए नेचुरल रिसोर्सेज का टॉपिक है कि अल्लाह ताला की तरफ से जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं वो कितनी शक्लों में मिलते हैं। तो 3 शक्लों में मिलते हैं आपको। एक कोल कहलाता है, कोयले वाला कोल नहीं है, एक टेक्निकल वर्ड है, कोल मिक्सचर है, नेचुरल गैस है और पेट्रोलियम है। ठीक है, पेट्रोलियम मैंने आपको अभी भी पढ़ाया है, फिर भी मैं दोबारा से आइडिया दे दूंगा जल्दी से। कोल से बात शुरू करते हैं। ठीक है, कोल आपके पास एक ऐसा सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सब्सटेंस मिक्सचर है, जिसकी डिस्टिलेशन से आपको 3 तरह की चीजें मिलती हैं, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। ठीक है भाई, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों तरह की चीजें आपको मिलती हैं। अगर आप रीड करें तो आपको दिख रहा होगा कि ये अच्छा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं एयर की एब्सेंस में हीट करने को, यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में किसी चीज को अगर आप तोड़ोगे, ऑक्सीजन ना हो वहां पे, ताकि कंबस्शन ना हो, ऑक्साइड्स ना बने, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो कोल जो मिक्सचर है उसको जब आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो आपको 3 तरह की चीजें मिलती हैं। सॉलिड फॉर्म में आपको मिलता है कोक यानी कि कार्बन, सब लिखा हुआ है, आपको सिर्फ सुनना है। सॉलिड फॉर्म में कोक मिलता है यानी कार्बन। लिक्विड फॉर्म में कोलतार मिलता है जो इटसेल्फ मिक्सर होता है, वो खुद भी मिक्सर है। और गैस फॉर्म में कोल गैस मिलती है जो कि मिक्सर जरूर है, पर उसमें कोई 90% से ऊपर जो है वो नेचुरल गैस होती है, वही मीथेन, और फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं इसीलिए। तो कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से 3 तरह की चीजें मिल रही हैं। एक आपको मिल रहा है कोई अपना कार्बन सॉलिड फॉर्म में, कोक की फॉर्म में, जो चैप्टर 2 में इस्तेमाल भी किया। एक लिक्विड मिल रहा है कोलतार के नाम से जो मिक्सर है, और एक गैस मिल रही है कोल गैस, वो भी मिक्सर है लेकिन उसमें जो मेजर हिस्सा है वो नेचुरल गैस का है। फिर नीचे कोलतार का जरा बताया हुआ है कि कोलतार चूंकि लिक्विड है, तो जिस तरह आपने गैसोलीन बनाते हुए फ्रैक्शन डिस्टिलेशन लिक्विड की उसी तरह यहाँ पर भी है। तो आपको हैरान तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि कोलतार लिक्विड है तो उसकी फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करके उसके कंपोनेंट्स को अलग किया गया, जिसके नाम दिए हुए हैं बेंजीन, टॉलिन, जाइलिन वगैरह। तो नाम तो आप रट्टा लगाएंगे, पर कॉन्सेप्ट आपको मिल गया कि चूंकि जो क्या है, कोलतार लिक्विड है, लिक्विड का मिक्सचर है, लिक्विड बोलना चाहिए, लिक्विड का मिक्सचर है, तो उसके कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करते हैं जो आपके सामने है। और इसके थ्रू हमें बड़े मशहूर चीज़ें मिलती हैं। बेंजीन आपको पता है बहुत मशहूर है, टॉलिन, जालिन बड़े इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, इंपॉर्टेंट है। तो पहला पार्ट खत्म हो गया कोल। दूसरा और तीसरा बिल्कुल ना होने के बराबर है। दूसरा नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस आपको पता है एज इट इज इस्तेमाल करते हैं, उसमें इंसान कुछ भी नहीं करता। सुई के मुकाम पे पाकिस्तान में भी निकली है ये नेचुरल गैस। 94% इसमें मीथेन होता है, बाकी कंपोनेंट बहुत माइनर क्वांटिटी में होते हैं जो रट्टा लगाएंगे आप, इथेन, प्रोपेन वगैरह। और अक्सर लोग तो नेचुरल गैस को मीथेन ही बोलते हैं ऑफिशियली अक्सर लोग से मुराद साइंटिस्ट नेचुरल गैस को मीथेन ही बोलते हैं, क्योंकि मोर देन 90% उसमें मीथेन ही होता है। तीसरा पेट्रोलियम है जो मैंने आपको भी पूरा पढ़ाया है, जिसमें उसके पार्ट्स अलग करते हैं, उसमें गैसोलीन भी बनता है, उसमें डीजल भी बनता है। मैंने आपको एज पर सिलेबस सिर्फ गैसोलीन पढ़ाया है, पर इसी मेथड में डीजल भी बनता है, इसी मेथड में केरोसिन ऑयल भी बनता है, एंड सो ऑन। तो ये जो सारी चीज़ें आपको अल्लाह ताला की तरफ से मिल रही हैं, इनकी ये 3 कैटेगरी बनाई गई हैं। नेचुरल गैस एज इट इस्तेमाल होती है, पेट्रोलियम से भी कई तरह की अलग चीज़ें बनती हैं, और कोल से भी कई तरह की अलग चीज़ें बनती हैं, जो सारी की सारी आप इस्तेमाल करते हैं। दिस इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अब ये 3 टॉपिक आपके याद करने वाले तैयार खड़े हैं। एक क्रैकिंग है और नेचुरल रिसोर्सेज है जो इस हैंड आउट में दिख रहा है। ऊपर अगर मैं जाऊँ इस हैंड आउट के तो आपको क्रैकिंग मिल रहा है। कोई मुझसे कह रहा था कि सर इंपॉर्टेंस लिखी हुई है, सिर्फ डेफिनेशन नहीं है, तो डेफिनेशन भी है भाई, यहाँ पर डेफिनेशन भी है, एग्जाम्पल भी है, इंपॉर्टेंस भी है, पूरा एज इट इज आपने याद करना है और लिखना है। ठीक है, तो क्रैकिंग हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, और पेट्रोलियम का हैंड आउट आपको मैं आज या कल सेंड कर दूंगा। तो ये तीनों जो याद करने के टॉपिक हैं ये आपके पास आ जाएंगे, जिनको आपने अगले टेस्ट से पहले पहले याद करना है। कोई आज के लेक्चर में आपको सवाल करना है तो कर ले, 1 मिनट में हम लेक्चर एंड करने लगे। कोई परेशानी, कोई सवाल, कोई टेंशन? क्रैकिंग की इक्वेशन में क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है।
प्रोपेन ब्रेक होके प्रोपीन दे रहा है, एथीन मीथेन वगैरह दे रहा है, आपको याद ही करना है। इसमें कोई लॉजिकल वैसे रिएक्शन तो हो नहीं रहे जो कि आपको समझाया जाए। चैप्टर अभी बहुत टाइम है मेरा। नोमेनक्लेचर शुरू करेंगे जो जबरदस्त टॉपिक है, तबाही, मजेदार, इंटरेस्टिंग, न्यूमेरिकल का रिप्लेसमेंट है, वो शुरू करेंगे कल से, वो खत्म होगा। फिर एक टॉपिक है आइसोमेरिज्म, फिर चैप्टर खत्म होगा। अभी थोड़ा सा टाइम है चैप्टर खत्म। हैवी गैस ऑयल है, ये अल्केन है, 29 कार्बन का, ये ब्रेक हो जाता है। 7 कार्बन का अल्केन बनता है, 7 कार्बन का अल्कीन बनता है, एप्टीन, और ये C15H30 को दोबारा ब्रेक कर लो आप। तो इसकी जो इक्वेशन है वो याद करने वाली है, इसीलिए इसमें समझने वाला ज्यादा है नहीं कुछ। सकून है भाई? हाँ ताहिर, सवाल तो पूरा कर दे। ब्रांच चेन को जितने ब्रांचेस लगाने लगाओ, जहां पर भी 2 सिरे होंगे वो नॉर्मल है, 2 से ज्यादा जितने भी सिरे होंगे वो ब्रांच है, 3 हो 4 हो 5 हो, ब्रांच है। हाँ एनर्जी बिल्कुल मिलेगी। अब ज्यादा कम वो ऐसे नहीं पढ़ सकते आप, बस नॉर्मल के मुकाबले में ब्रांच की ज्यादा होती है। फिर ब्रांच में किसकी ज्यादा होगी वो अलग पढ़ाइए, जाहिर सी बात है, वो आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है। ठीक है भाई, अब कोई छुट्टी ना करे, बहुत छुट्टियां ऑलरेडी हो चुकी हैं, रेगुलर हैं सारे, और जो नहीं आ रहे उनको भी बोले भाई रेगुलर आए, लाइव लेक्चर को एंजॉय करें, क्योंकि अब नोमेनक्लेचर है वो, उसमें बगैर मजा नहीं आएगा। चले ठीक है, कल आपसे बात करते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। टाइम पे आएंगे और रेगुलर रहना सब, ठीक है। कोई भी मसला होता है ग्रुप पे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।